हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जीके क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 3 का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को इसमें लिया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसमें टोटल 50 क्वेश्चन का जो है ये वीडियो होने वाला है, जो कि दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड है। इसमें दोस्तों आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, यानी दोस्तों जो करंट अफेयर होता है, सारे प्रकार के प्रश्नों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों ये जो मेरी वीडियो आती है वो डेली सुबह 10 बजे आती है। तो दोस्तों आप लोग 10 AM पे ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल पे जुड़ के आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 25 दिनों में मैं 25 मॉक टेस्ट को डिस्कस करने वाला हूं, जिससे दोस्तों एक मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है। तो समझ लिए दोस्तों कि आपका जो है वो 25 मॉक टेस्ट यदि आप लगा लेते हैं तो दोस्तों आपका जो है 125, यानी दोस्तों 25 इंटू 50 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो टोटल 1250, यानी दोस्तों 1250 क्वेश्चन जो है आपके जीके जीएस के तैयार हो जाएंगे। इसमें से दोस्तों आपको कम से कम तो 25 से 30 नंबर इससे देखने को मिलेंगे। तो डेली दोस्तों आधे घंटे हमारे साथ जुड़ के अपने तैयारी में, अपने जो परीक्षा है दोस्तों जो आप देंगे, एग्ज़ाम देंगे दोस्तों, उसमें 25 से 30 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो से जुड़े रहें दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे टॉप जीके चैनल जो है टेलीग्राम चैनल है इससे नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों अभी जाके जुड़ जाइए। यहाँ पे दोस्तों आपको डेली पीडीएफ मिलती है, जो भी मेरी वीडियो आती है, और डेली क्विज भी यहाँ पे मिलती है। तो आप लोग इससे जाके जुड़ जाइए। बढ़ते हैं दोस्तों मोटिवेशन कोट की तरफ। तो दोस्तों आज का मोटिवेशन कोट है, सब्र रख नादान परिंदे, तेरा शहर भी आएगा और मेरा कहर भी आएगा। तो दोस्तों जो भी आपसे कहते हैं कि तुझसे ना हो पाएगा, तू नहीं कर सकता, तो दोस्तों सब्र रखो, उनको अभी जवाब मत दो। जब दोस्तों आपकी जो है सिलेक्शन हो जाएगा तब उन्हें जवाब देना कि देखो मैंने कर दिया, करके दिखा दिया, तब उनको जवाब देना। तो दोस्तों अभी आप लोग सब्र रखो और मेहनत करते जाओ, क्योंकि दोस्तों सक्सेस की ये बहुत ही खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर जान लुटाती है। तो दोस्तों यदि आपको भी सक्सेसफुल बनना है दोस्तों तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों यदि आप में भी जोश और जुनून और पागलपन हो दोस्तों तो आपका स्वागत है मेरे टॉप जीके क्लासेस चैनल में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो धमनियाँ होती हैं ये दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी ये दोस्तों पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, और ये जो पेनक्रियाज है, और जो है हाइपोथैलेमस है, ये दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि है। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि हम लोग किस ग्रंथि को कहते हैं कि जिस ग्रंथि से दोस्तों कुछ ना कुछ श्रावण होता है या दोस्तों कुछ ना कुछ हार्मोन निकलता है, उन्हें दोस्तों हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जबकि दोस्तों ये धमनी है दोस्तों, इसमें से कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि ये जो धमनी होती है दोस्तों, धमनियों में जो है वो प्योर जो ब्लड होता है दोस्तों, इसका जो है फ्लो होता है। तो दोस्तों आप लोग को इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नामक उपकरण का उपयोग हवा की सापेक्ष आर्द्रता माप का रिकॉर्ड करने में किया जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों वह कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है, ये आपको आंसर में बताना है दोस्तों। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि जल का घनत्व नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो वो उसका जो है
हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। यदि दोस्तों पूछ ले दोस्तों, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो उसको दोस्तों लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों जो बैरोमीटर है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने में दोस्तों बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन KHCO3 जो तत्व है दोस्तों उसमें परमाणु क्रमांक सबसे अधिक किसका है, तो आपको बताना है कि इनमें से किस तत्व का जो है परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है, ये आपको आंसर में बताना है। तो दोस्तों जो K है यानी दोस्तों के को हम लोग पोटेशियम कहते हैं। तो पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मायोग्लोबिन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में शामिल है, ये आपको बताना है कि जो मायोग्लोबिन होता है दोस्तों वो किस प्रक्रिया में शामिल होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो मायोग्लोबिन होता है उसका जो यूज होता है दोस्तों वो ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा प्रत्येक अंग तक पहुंचाना होता है। तो मायोग्लोबिन का यूज यही होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होने वाले मांसपेशियों में ऑक्सीजन का भंडारण करना है। यानी कि दोस्तों जो ऑक्सीजन होता है जो हमारे मांसपेशी होते हैं दोस्तों, आपको पता है कि प्रत्येक सेल को जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जो यदि आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन का भंडारण जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वो मायोग्लोबिन प्रक्रिया के कारण होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे आपको याद रखना है, डैश की प्रक्रियाओं के कारण वसा युक्त भोजन जो होते हैं, यानी कि दोस्तों जो फैटी मील्स होते हैं या फैट युक्त जो भोजन होते हैं वो बासी हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस प्रक्रिया के द्वारा जो है भोजन जो है बासी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीडेशन, बी है दोस्तों कोरोजन, और सी है दोस्तों रिडक्शन, और डी है हाइड्रोजेनेशन। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको याद रखना होगा कि जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है इसके कारण जो फैट युक्त जो भोजन होते हैं दोस्तों वो बासी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम फिटकरी का रासायनिक सूत्र है, ये आपको बताना है कि फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र होता है, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों बिल्कुल सही है उनका। जो फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है दोस्तों KAlSO4 का होल थ्राइस, और दोस्तों यही होता है पोटेशियम का पोटेशियम, यानी दोस्तों फिटकरी का जो सूत्र होता है वो ये होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक है, ये आपको बताना है कि जो ऊष्मा का सबसे अच्छा कंडक्टर है वो इनमें से कौन है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो धातु होते हैं दोस्तों वो ऊष्मा के यानी कि दोस्तों हीट के बहुत ही अच्छे जो कंडक्टर होते हैं वो धातु होते हैं। तो दोस्तों आप यदि इनमें से पता कर लें कि कौन सा एक धातु है तो दोस्तों आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो मरकरी होता है, जो पारा होता है दोस्तों, ये एक धातु है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ऊष्मा का अच्छा कंडक्टर जो है दोस्तों वो मरकरी इस ऑप्शन के हिसाब से है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि मरकरी का आप लोग सिंबल पूछे तो क्या होगा दोस्तों, वो होगा Hg, और इसका यदि परमाणु क्रमांक पूछे तो ये होता है दोस्तों 80। तो दोस्तों इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है ग्रुप डी के क्वेश्चन में। तो दोस्तों आप लोग को इसको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते हैं, ये आपको बताना है कि जो गुर्दे का कार्य होता है वो मानव शरीर में
कौन सा कार्य होता है गुर्दे का, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो गुर्दा होता है वो ब्लड में से इम्प्योरिटी को छानता है और मूत्र के माध्यम से जो इम्प्योरिटी होती है वो बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों यह जो क्रिया होती है यह उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। तो राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही के निर्माण के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है, ये आपको बताना है। कि जो दही जमता है दोस्तों उसमें उस दही के जमने में कौन सा जो जीवाणु है वो मदद करता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, इसके कारण जो है दही जो है जमता है दोस्तों। तो इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष रेल बजट को भारत के आम बजट में मिला दिया गया था, ये आपको बताना है। कि जो रेल बजट है दोस्तों अलग कब हुआ था दोस्तों। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया दोस्तों 1924 में दोस्तों एकवर्थ कमीशन के सिफारिश पे दोस्तों रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। और दोस्तों इसका विलय जो है वो किया गया था, वो 2016 में जो है इसका विलय कर दिया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अभी पूछ ले कि किस समिति के सिफारिश पर किया गया, तो वो दोस्तों विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर किया गया। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिल्जी वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है दोस्तों। कि जो खिल्जी वंश के संस्थापक थे वो इनमें से कौन थे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जल्दी से आंसर आप लोग बता दीजिए। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो खिल्जी वंश के संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप जो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। कि जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है ये इनमें से कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो बैरन द्वीप है वो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है दोस्तों, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टारगेट 3 बिलियन नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है दोस्तों। कि जो टारगेट 3 बिलियन पुस्तक है वो इनमें से किनके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, जो टारगेट 3 बिलियन पुस्तक है वो एक तो सृजन पाल सिंह और एक APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों जो है इस आंसर के लिए उपयुक्त हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली जो FDD जो है दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ये आपको बताना है। कि FDD का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए दोस्तों। कि FDD का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। कि जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ के उत्सर्जन में शामिल है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो रेडियोधर्मी पदार्थ के उत्सर्जन में शामिल है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उसमें से अल्फा किरण भी निकलता है, बीटा किरण भी निकलता है और दोस्तों गामा किरण भी निकलता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हार्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग को बताना है दोस्तों। कि जो हार्नबिल महोत्सव है, हार्नबिल जो फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है या किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हार्नबिल महोत्सव है ये नागालैंड राज्य का त्यौहार है। नागालैंड राज्य में ये जो है हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो VVI करके आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये आपके परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यानी दोस्तों जो कान्हा नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों जो कान्हा नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जो कान्हा नेशनल पार्क है ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है, तो बिहार में दोस्तों याद रखेंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क है दोस्तों, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में है, यानी दोस्तों जो 2020 में पश्चिम बंगाल में आया चक्रवात का क्या नाम है, ये आपको बताना है कि जो पश्चिम बंगाल में आया था 2020 में उसका जो नाम है वो क्या रखा गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चक्रवात आया था दोस्तों 2020 में पश्चिम बंगाल में, वो उसका जो नाम रखा गया था अम्फान रखा गया था। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि अम्फान जो चक्रवात है इसका नामांकन किस देश ने किया था, तो वो दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है थाईलैंड जो है इसका जो है नामांकन किया था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली जो है वो किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों वो किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों ये NTPC CBT 1 में पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि CBT 2 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये करंट का सवाल है तो आ भी सकता है। तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइकल फिलिप्स जो है वो तैराकी में जो है सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि यह किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये दोस्तों अमेरिका से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो दोस्तों आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री जो किसान योजना है या PM किसान योजना जो शुरू की गई थी दोस्तों वो किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो याद रखना है दोस्तों ये शुरू की गई थी 2019 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे इसका डेट भी पूछ ले तो डेट भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। इसकी जो शुरुआत की गई थी 24 फरवरी 2019 को, और कहाँ से किया गया था दोस्तों, तो गोरखपुर से किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। गोरखपुर से जो है PM किसान निधि योजना जो है इसका शुरुआत किया गया था। और दोस्तों इसमें 2-2 हज़ार की एक साल में 3 किस्तें दी जाएंगी किसानों के डायरेक्ट खाते में। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें, टोटल एक साल में दोस्तों 6,000 रुपये जो है भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ स्थित है, या इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। द हेग यानी कि दोस्तों हेग में जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो है मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो हेग है वो किस देश में है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नीदरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, नीदरलैंड में है दोस्तों द हेग। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का आविष्कारक है, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो पहली बार जो कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का आविष्कार वो इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था या किसने इसकी जो है आविष्कार किया था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जो जेरी मैरीमैन जो है इन्होंने जो है कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रीतिजर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों कि किस क्षेत्र का जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, ये आपको बताना है कि जो प्रीतिजर पुरस्कार है
उसका संबंध जो है किस क्षेत्र से है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो संबंध है वो है दोस्तों आर्किटेक्चर से, यानी कि दोस्तों जो वास्तुकला है इससे संबंधित है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों एक और पुरस्कार होता है, इसी के नाम से मिलता जुलता पुरस्कार है दोस्तों, इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। वो है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार है इस पुरस्कार का नाम। और दोस्तों इसका जो संबंध है वो है दोस्तों साहित्य से। दोस्तों इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। मैंने इन दोनों को एक जगह इसलिए लिखा दिया हूँ दोस्तों कि ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस कारण शुरू हुआ था, ये आपको बताना है दोस्तों। जो चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में शुरू हुआ था वो इनमें से किनके कारण जो है शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। क्या कारण था चिपको आंदोलन शुरू होने का। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पौधों की रक्षा के लिए जो है दोस्तों वो चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। और दोस्तों किसने शुरू किया था, तो दोस्तों इसमें जो है एक नाम आता है सुंदर लाल बहुगुणा जी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था, सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है दोस्तों, तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। नाम भी आपसे पूछा गया है दोस्तों कि चिपको आंदोलन की शुरुआत चिपको आंदोलन से कौन जो है वो संबंधित हैं, ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ये नाम भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस ज़िले में शुरू की गई थी, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में, यानी दोस्तों जो चमोली ज़िला था वहाँ पे शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी खाद्यान्न जो है वो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। कि जो सबसे गहरी खाद्यान्न है विश्व की वो दोस्तों किस देश में इनमें से स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी इसका आंसर ये दिया है दोस्तों उनका आंसर बिल्कुल सही है, साउथ अफ्रीका, यानी दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका है यहाँ पे दोस्तों सबसे गहरी खदान है। और जो ये खदान है दोस्तों वो जो है सोने के लिए फेमस है। तो दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में जो खदान है इसका संबंध भी सोने से है। और दोस्तों ये विश्व की सबसे गहरी खदान है, ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है दोस्तों वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है, या प्रावधान उसके लिए किया गया है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। अनुच्छेद 45 के तहत ऐसा कहा गया है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि जो शिक्षा का अधिकार है, यानी दोस्तों जो राइट टू एजुकेशन जो अधिकार है दोस्तों वो किस अनुच्छेद में है, तो वो है दोस्तों आर्टिकल 21A में। तो दोस्तों ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राइट टू एजुकेशन जो है दोस्तों अधिकार वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये दोस्तों आर्टिकल 21A में दिया गया है, ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है दोस्तों। कि जो संविधान सभा में दोस्तों जो संघ शक्ति समिति जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, इनमें से आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, ये आपको बताना है दोस्तों। कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उनका वास्तविक नाम क्या था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, इनका जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो मूल शंकर था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसने भी इसका डी आंसर दिया है दोस्तों उनका आंसर बिल्कुल सही है। मूल शंकर जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट एक संस्कृत विद्वान है
और ये जो है किनके दरबारी कवि थे, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो बाणभट्ट थे वो इनमें से किनके दरबारी कवि थे, कनिष्क के थे या हर्षवर्धन या विक्रमादित्य या कुमार गुप्त के दरबारी कवि थे, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में कीर्ति स्तंभ जो बनवाया गया था वो इनमें से किन शासक के द्वारा बनवाया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है वहाँ पे जो कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था वो बनवाया गया था राणा कुंभा जी ने बनवाया था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और दोस्तों ये पूछ लेता है कभी कभी कि किस ईयर में बनवाया गया था, तो वो भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है, 1948 में बनवाया गया था। तो राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक की शिक्षा के अधिकार के बारे में दिया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 29 और 30 जो है, इसमें जो है भारत की जो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार के बारे में दिया गया है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने पहले उपन्यास सगी बहन जो है दोस्तों के लिए बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता, ये आपको बताना है दोस्तों। यानी कि आपको दोस्तों सीधा सीधा आंसर बताना है कि जो सुगी बहन के जो लेखक हैं वो कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, वो हैं दोस्तों डगलस स्टुअर्ट जो हैं, ये इसके जो है लेखक हैं। और दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए विश्व की पहली ट्राम लाइब्रेरी भारत के किस राज्य में है, ये आपको बताना है दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे कि जो बच्चों के लिए जो पहली जो ट्राम लाइब्रेरी है वो कहाँ पे स्थित की गई थी, किस भारतीय राज्य में स्थित की गई है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका जो स्थापना किया गया है वो वेस्ट बंगाल यानी कि दोस्तों पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस अभियान का उद्देश्य किस बीमारी से बचपन में होने वाले मौतों को कम करने से है, ये आपको बताना है दोस्तों। जो सांस पहल चलाई गई है या जो सांस अभियान चलाया गया है दोस्तों वो किस बीमारी से संबंधित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये निमोनिया बीमारी के लिए चलाया गया भारत सरकार द्वारा एक पहल है, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि जो भारत है वो निमोनिया मुक्त किस वर्ष में हो जाएगा या लक्ष्य कब तक रखा गया है दोस्तों, तो वो 2025 तक रखा गया है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल जो है वो किस राज्य में खुला है या किस राज्य में खुलेगी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैंने आपसे जो कहा था कि इसमें जो करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस सभी को मैंने इंक्लूड किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो पेपर मैंने बनाया है वो बिल्कुल हूबहू जो है जैसे एनटीपीसी का पेपर आता है मैंने वैसे ही बनाया है। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की या बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो महाराष्ट्र है दोस्तों, यहाँ पे जो है दोस्तों सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का जो है उद्घाटन किया जाएगा। जो पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल है वो कहाँ पे बनेगा दोस्तों, तो वो दोस्तों महाराष्ट्र में खुलेगा या बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भारत का पहला जो मंत्री परिषद बना था दोस्तों, उसमें पहले गृह मंत्री कौन थे, कृषि मंत्री कौन थे, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। मैंने
इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, तो दोस्तों मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। पहला कैबिनेट मिनिस्ट्री करके जो है वीडियो है मेरा लिंक में, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल छोटा वीडियो है, 4 या 5 मिनट का, आप लोग देख लेंगे दोस्तों तो आपको एक ही वीडियो में याद हो जाने वाला है। तो ध्यान रखेंगे, जो पहले वित्त मंत्री थे वो कौन थे, वो थे आर.के. षणमुखम शेट्टी जी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था, यह आपको बताना है दोस्तों कि जो महात्मा गांधी जी थे उनको पहली बार सत्याग्रह के दौरान कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था, यह आपको बताना है दोस्तों। किस वर्ष में गिरफ्तार किया गया था, यह आपको बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1908 में दोस्तों इनको गिरफ्तार किया गया था। और कहाँ पे किया गया था दोस्तों, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, साउथ अफ्रीका में पहली बार जो है सत्याग्रह के खिलाफ जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कहाँ किया गया था, साउथ अफ्रीका में किया गया था। और यदि आप लोग तो सभी लोग जानते ही होंगे कि महात्मा गांधी भारत कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को जो है भारत में जो है महात्मा गांधी जी आए थे। और ये आपको याद रखना है, इसलिए दोस्तों 9 जनवरी को दोस्तों भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी या किस स्थान से की थी, ये आपको बताना है दोस्तों। जल्दी से बताइए दोस्तों कि जो आचार्य विनोबा भावे जी थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए गए थे, कहाँ से शुरू किया था। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन ईयर से भी रिलेटेड पूछा जा सकता है कि आचार्य विनोबा भावे जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरुआत की थी। तो ईयर भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1940 में की थी। और कहाँ से की थी दोस्तों, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पवनार महाराष्ट्र से जो है पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है शुरू किया था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की उद्घाटन यानी कि दोस्तों जो बैठक की अध्यक्षता हुई थी वो किसने की थी, ये आपको बताना है। कि जो भारत का जो संविधान सभा है दोस्तों, जब उसका उद्घाटन हुआ था दोस्तों, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने किया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो कई बच्चे दोस्तों इसका जो आंसर देंगे वो आंसर बी देंगे दोस्तों, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो आंसर सी होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मैं आपको बता दूं इसका सी आंसर कैसे सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है भारत की संविधान सभा की उद्घाटन, यानी दोस्तों उद्घाटन जब हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था ना दोस्तों। ये तो आप लोग सभी लोग को पता होगा 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर को जो अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष बोल रहे दोस्तों, चाहे अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। और जो 10 दिसंबर को जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो दोस्तों इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। तो उम्मीद है ये आपको जो है क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा दोस्तों। यदि समझ में आया दोस्तों तो थम्स जरूर दिखा दीजिएगा दोस्तों कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये आपको बताना है कि जो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था दोस्तों, दूसरे चरण में कितनों बैंकों का किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो दूसरे चरण में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, पहले तो दोस्तों 1969 में दोस्तों 14 बैंक का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये पहला चरण था दोस्तों। और जो दूसरे चरण में जो राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, तो वो 1980 में किया गया था। और कितने बैंकों का किया गया था, तो 6 बैंकों का किया गया था। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों। कि जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में है वो कौन है, ये आपको बताना है, उनका नाम बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले कि 15वें पहले वित्त आयोग कौन थे, तो वो भी इनको भी ध्यान रखना दोस्तों। केसी नियोगी जो हैं, केसी नियोगी जी जो हैं वो पहले जो हैं वो वित्त आयोग थे। और जो वर्तमान में यानी दोस्तों जो 15वें वित्त आयोग है वो कौन है, तो एन के सिंह जी हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद में जो है वित्त आयोग के बारे में दिया गया है, तो वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग के बारे में दोस्तों 280 अनुच्छेद है। तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक सर्वाइकल कैंसर को ख़त्म करने की वैश्विक रणनीति अपनाई है? ये आपको बताना है दोस्तों कि जो WHO है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये कब तक जो है सर्वाइकल कैंसर को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है या रणनीति बनाई है? तो ध्यान देंगे दोस्तों 2050 तक लक्ष्य रखा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये अधिकतर जो है महिलाओं में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावेरी रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है दोस्तों कि जो हावेरी रेलवे स्टेशन है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो हावेरी रेलवे स्टेशन है ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोग ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सरोवर झील जो है दोस्तों, जिसे दोस्तों रामसर साइट में जोड़ा गया है, वो किस शहर में स्थित है? ये आपको बताना है कि जो सूर सरोवर झील है वो कहाँ पे स्थित है या किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सूर्य सरोवर झील को एक और नाम से जानते हैं, वो है दोस्तों कीथम झील। तो सूर्य सरोवर झील को दोस्तों कीथम झील के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो स्थित है वो आगरा में स्थित है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और दोस्तों इसे रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? तो 2020 में शामिल किया गया था दोस्तों, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य सरोवर झील जो है इसे कब रामसर साइट में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर दोस्तों 2020 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। और वर्तमान में यदि पूछ ले कि कितने रामसर साइट है दोस्तों, तो वह है दोस्तों 47 रामसर साइट है भारत में, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजपुर लीची जिसे भौगोलिक संकेत यानी दोस्तों जो GI टैग है वो दिया गया है, ये किस राज्य का जो है, किस राज्य में, किस राज्य से संबंधित है तेजपुर लीची, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो तेजपुर लीची को जो GI टैग दिया गया है ये दोस्तों असम राज्य की लीची है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसे कब GI टैग दिया गया था? तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 2015 में जो है GI टैग दिया गया था। और GI टैग का जो अधिनियम है दोस्तों ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, 1999 का जो है इसका अधिनियम है। और जो GI टैग दिया जाता है वो दोस्तों 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और दोस्तों जो पहली बार GI टैग दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों 2004 में। किसको दिया गया था दोस्तों? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, जो कि दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, दार्जिलिंग की चाय को जो है पहली बार GI टैग दिया गया था। और ये जो है पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मास गार्डन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है दोस्तों कि जो मास गार्डन है दोस्तों, जो पहला मास गार्डन है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान देंगे दोस्तों ये उत्तराखंड में है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि एरोमेटिक गार्डन कहाँ पे स्थित है, तो ये भी दोस्तों उत्तराखंड में है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों लाइकेन पार्क कहाँ स्थित है, तो ये भी दोस्तों उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, तो इन सबको दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है आपके पेपर में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि दोस्तों जो CEO हैं, सॉरी दोस्तों जो CIC हैं दोस्तों, वो कौन है? ये आपको बताना है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो वर्तमान में कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है यानी दोस्तों जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो दोस्तों यशवर्धन सिन्हा जी को बनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जिसने भी इसका आंसर बी दिया है दोस्तों उनका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद जो है दोस्तों, संसद सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते जो हैं वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं या दोस्तों किसके द्वारा तय किया जाता है?
कि संसद में जो सदस्य हैं उनको कितना वेतन या कितना भत्ते दिए जाएं, ये कौन तय करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर है दोस्तों राष्ट्रपति, बी है संसद, सी है प्रधानमंत्री और डी है फाइनेंस मिनिस्टर, यानी दोस्तों फाइनेंस कमीशन। ये आपको बताना है कि कौन तय करता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो संसद जो है दोस्तों, जो है उनका वेतन जो है, इनका भत्ते जो है वो दोस्तों संसद के द्वारा तय किया जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर प्रेसिडेंट नहीं होगा, न ये दोस्तों प्रधानमंत्री होगा और न ये दोस्तों फाइनेंस कमीशन होगा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों, आपको किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं जीना है, ठीक है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 50 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि किसी का इसमें 50 क्वेश्चन में से यदि 35 क्वेश्चन सही होते हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल ज़ोरों शोरों पे है दोस्तों। आप जो है CBT 2 को बिल्कुल फोड़ देंगे। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों जिनका भी यदि 30 आ रहा है या 25 प्लस आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग को थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। 30 प्लस यदि आप लोग दोस्तों GK GS में स्कोर करते हैं तो दोस्तों तभी आप लोग समझिए कि दोस्तों आप लोग का CBT 2 क्वालिफाई हो पाएगा। नहीं तो दोस्तों आपको यदि आपको इतना मार्क्स नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग, मैं ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि आप लोग और ज़्यादा रिवाइज कीजिए और ज़्यादा पढ़िए दोस्तों। जो सिलेबस में है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़िए दोस्तों। ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं लेना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है दोस्तों। जितना सिलेबस में है दोस्तों उतना आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों जैसा कि मैं प्रमुख सैन्य अभ्यास जो है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यदि अभी तक आप लोग ने इस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 नंबर तो समझ लिए दोस्तों, इस वीडियो से आप लेकर ही जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें, अभी तक नहीं देखें तो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें दोस्तों और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। या दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।